नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को नापते हैं। हम वस्तुओं को किस लिए नापते हैं? ताकि हम उनकी लंबाई जान सकें। और नापने के लिए अलग अलग पैमाने बने हुए हैं। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा बेचने वाला आपको कपड़ा किस चीज से नाप कर देता है? मीटर की छड़ से। उसके पास मीटर की छड़ होती है जो 1 मीटर के बराबर होती है। ये तो हुई कपड़े की बात। जब हमने छोटी चीजों को नापना हो तब हम स्केल का प्रयोग करते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि हम स्केल की सहायता से रेखाएं खींचते हैं। हमने पहले भी रेखाएं ही रेखाएं जब पाठ पढ़ा था तो हमने उसमें भी स्केल की सहायता से रेखाएं खींची थी। और हम स्केल की सहायता से किसी भी वस्तु की, जो छोटी वस्तुएं आपके स्कूल बैग में होती हैं, उनकी लंबाई नाप सकते हैं। और बच्चों, जब आप अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी आपकी लंबाई का नाप कैसे लेता है? इंची टेप से। दर्जी के पास इंची टेप होती है जिसमें इंचेस में अंक लिखे होते हैं, तो वो आपकी लंबाई इंची टेप से नापता है। ये जो हमारा स्केल है, इसमें जो अंक लिखे होते हैं ये सेंटीमीटर में होते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस स्केल पर अंक लिखे हैं 0, 1, 2, 3। इसी तरह से इस स्केल पर 30 तक अंक लिखे हैं और इन सब के बीच का अंतर बराबर होता है। मतलब ये सब अंक बराबर बराबर दूरी पर लिखे गए हैं। और जो अंक लिखे गए हैं इनको हम सेंटीमीटर से बोलते हैं। जैसे 0 से 1 तक अगर हम कोई चीज़ नापते हैं तो वो चीज़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। चलिए हम कुछ चीज़ों को नाप कर देखते हैं। चलिए हम आपकी गणित की पुस्तक की लंबाई स्केल से नापते हैं। यहाँ स्केल पर जहाँ 0 अंक लिखा है, हम पुस्तक का पहला छोर यहाँ रखेंगे। तो आप देखिए पुस्तक की लंबाई कितनी है? हमारे पास पुस्तक की लंबाई आई है 26 और 27 के बीच में हमारी पुस्तक की लंबाई है। इसका मतलब है पुस्तक की लंबाई है 26.5, यानी कि 26 और 27 के बीच। चलिए हम अब इससे कुछ और वस्तुओं को नापते हैं। बच्चों, ये है क्यूब जिससे आप खेलते हैं। चलिए हम स्केल की सहायता से क्यूब की लंबाई नापते हैं। क्यूब के एक सिरे पर हम 0 अंक रखेंगे और देखिए क्यूब की लंबाई स्केल के अंक 5 तक पहुंच रही है। इसका मतलब है क्यूब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम स्केल से मार्कर को नापते हैं। आप देख सकते हैं हमने मार्कर का पहला सिरा 0 पर रखा और हमारा मार्कर कहाँ तक पहुँचता है? 14 तक। इसका मतलब है मार्कर की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप भी अपनी पेंसिल को या पेन को ऐसे रखकर देख सकते हैं।
चलिए अब हम इस बॉक्स को स्केल की सहायता से नाप कर देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। चलिए अब हम इस बॉक्स के एक सिरे पर 0 मार्क रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें इस बॉक्स की कितनी लंबाई मिल रही है। ये है 16। आप देख पा रहे हैं कि यह लंबाई 16 के बराबर है स्केल पर जहां अंक 16 लिखा है। इसका मतलब है बॉक्स की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। पर बच्चों, जब हम पुराने समय में वस्तुओं को बित्ते की सहायता से, अंगुल की सहायता से या कदमों की सहायता से नापते थे तो उसका बहुत नुकसान था। क्यों? क्योंकि सबके हाथों की या पैरों की लंबाई समान नहीं होती। जो छोटे बच्चे हैं उनके पैर भी छोटे होंगे, हाथ भी छोटे होंगे। बच्चों, अभी हमने आपकी गणित की पुस्तक को स्केल की सहायता से नापा, पर क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में वस्तुओं की लंबाई नापने के लिए स्केल नहीं हुआ करता था। पहले लोग किसी भी वस्तु की लंबाई कैसे नापते थे? तो उसके लिए लोग अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करते थे। आप देखिए, यदि उन्हें किसी वस्तु की लंबाई नापनी होती थी तो वो अपने हाथ को इस तरह से प्रयोग करते थे। इसे हम बित्ता भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ तक हो गया एक बित्ता। अब हम इसको आगे नापेंगे तो ये पुस्तक एक बित्ते से बड़ी है पर 2 बित्ते से छोटी है। तो हमें इसकी पूरी लंबाई कैसे पता चलेगी? तो क्या करते थे, जो चीज़ें बित्ते की लंबाई से कम होती थी उसके लिए लोग अपनी उंगलियों का प्रयोग करते थे। हम पुस्तक को दोबारा नापने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमने नापा तो ये पुस्तक एक बित्ते के बराबर है। इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी ही पुस्तक की लंबाई बची है, तो हम इसे अपनी उंगलियों से नापेंगे। ये देखिए, इसका मतलब पुस्तक की लंबाई एक बित्ते और 4 अंगुल के बराबर है। हमने इस मार्कर को भी स्केल से नापा था। चलिए अब हम इसको बित्ते से नापने की कोशिश करते हैं। ये पेन तो एक बित्ते से छोटा है, तो हम इसको किस चीज़ से नापने की कोशिश करेंगे? उंगलियों से। 4 और 4 8, तो ये मार्कर 8 अंगुल के बराबर है। चलिए हम और कुछ चीज़ों को बित्ते और उंगलियों की सहायता से नापने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्स, इसको हमने अभी स्केल की सहायता से नापा था। चलिए अब हम इसको बित्ते की सहायता से नापने की कोशिश करें। ये बॉक्स भी बित्ते से थोड़ा सा छोटा है। हमने इस क्यूब को स्केल की सहायता से नापा। चलिए हम इसको बित्ते की सहायता से नापने की कोशिश करें। ये देखिए, क्या हम इसे बित्ते से नाप सकते हैं?
नहीं, क्योंकि यह बहुत छोटा है, इसीलिए हम इस क्यूब को अंगुलों की सहायता से नापेंगे। आप देखिए, ये क्यूब मेरी 4 अंगुल के बराबर है। तो जब छोटे बच्चे अपने हाथ से किसी चीज को नापते हैं, उनके हाथ की लंबाई कम होती है, इसीलिए वस्तु की लंबाई में उनके हाथों को ज्यादा बार नापना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को कोई बड़ा व्यक्ति अपने हाथ से नापता है, तो हो सकता है उसके एक बित्ते के बराबर ही हो वस्तु की लंबाई। इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, लंबाई को नापने के लिए अलग अलग पैमाने बनाए गए। देखिए, मार्कर की लंबाई बच्चे के हाथ के इस बित्ते के बिल्कुल बराबर है, पर मेरे हाथ से ये मार्कर छोटा था। आप देखिए, ये बच्चा यहाँ से कुछ दूरी अपने कदमों से तय करेगा। देखते हैं वो कितने कदमों में ये दूरी तय करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे ने ये दूरी 9 कदमों में तय की। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये दूरी 7 कदमों में तय की। इसीलिए कहते हैं कि कदमों से हम सही दूरी का पता नहीं लगा सकते, और ना ही बित्ते या अंगुलों की सहायता से। बच्चों, ये देखो, यहाँ एक आदमी बाइक पर जा रहा है और एक बच्चा साइकिल पर जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन अपनी मंजिल तक पहले पहुँचेगा? जी हाँ, बाइक वाला आदमी अपनी मंजिल पर पहले पहुँचेगा। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइक साइकिल से तेज चलती है, इसीलिए बाइक वाला आदमी अपनी मंजिल पर पहले पहुंच गया। अब देखिए, यहाँ जब बच्चा बाइक वाले आदमी से हार गया, तब वह एक बैलगाड़ी के साथ दौड़ लगाने लगा। अब आप देखकर बताइए कि ये बैलगाड़ी वाला आदमी जा रहा है और बच्चा अपनी साइकिल पर जा रहा है। तो इन दोनों में से कौन अपनी मंजिल पर पहले पहुंचेगा? हाँ, अब साइकिल वाला बच्चा बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है, क्योंकि साइकिल बैलगाड़ी से तेज चलती है। तो बैलगाड़ी से दौड़ लगाते हुए साइकिल वाला बच्चा जीत जाएगा और अपनी मंजिल पर पहले पहुंच जाएगा। अब ये 2 तस्वीरें देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इन दोनों में से अपनी मंजिल पर कौन पहले पहुंचने वाला है। यहाँ 2 लड़कियां स्कूटी पर जा रही हैं और एक कार जा रही है। तो आप सोचकर बताइए कि इन दोनों में से अपनी मंजिल पर कौन पहले पहुंचेगा? हाँ, कार बड़ी है और स्कूटी से तेज चलती है, इसीलिए कार अपनी मंजिल पर स्कूटी से पहले पहुंच जाएगी। बच्चों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ऐसी ही तस्वीर आपकी गणित की पुस्तक में भी दी गई है। तो बच्चों, आप इसमें
क्या क्या देख पा रहे हैं? यहाँ एक बिल्ली है, ये चूहा जिसकी इतनी लंबी पूंछ है, और यहाँ रखी है दूध की कटोरी। तो बच्चों, आप देखिए, बिल्ली भी दूध की कटोरी के पास आ रही है, चूहा भी दूध की कटोरी के पास आ रहा है, पर बिल्ली दूध भी पीती है और चूहे भी खाती है। तो अब हमें अपनी अंगुलों की सहायता से इनके बीच की दूरी मापनी है। हम अपनी अंगुलों की सहायता से मापेंगे बिल्ली चूहे से कितनी दूर है। बिल्ली चूहे से 4 अंगुल की दूरी पर है और दूध के कटोरे से बिल्ली 3 अंगुल की दूरी पर है। तो आप बताइए, बिल्ली चूहे के पास पहले पहुंचेगी या दूध के पास? दूध और बिल्ली के बीच की दूरी कम है, इसका मतलब बिल्ली दूध के कटोरे के पास पहले पहुंचेगी। अब आप बताइए, चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? इसे भी आप अपनी अंगुलों की सहायता से माप सकते हैं। चूहे की पूंछ 3 अंगुल लंबी है। क्या चूहा अपने आप को बिल्ली से बचा सकता है? सोचिए, चूहा अपने आप को बिल्ली से कैसे बचाएगा? बिल्ली दूध से कम दूरी पर है, बिल्ली दूध की तरफ बढ़ेगी और चूहा पहले ही यहाँ से भाग सकता है। तो आप भी अपनी पुस्तक में अपनी अंगुलों की सहायता से इनके बीच की दूरी मापिए और अपनी नोटबुक्स पर लिखिए। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के अलग अलग भागों की लंबाई क्या है। परी ने अपने हाथ से अपने मुंह को मापने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि उसका मुंह तो एक बालिश्त भर लंबा है। बालिश्त क्या है? जो हम अब तक बित्ता पढ़ रहे थे, बित्ते को बालिश्त भी बोलते हैं। सिया अपना माथा मापना चाहती है, पर माथा तो छोटा है, तो वो तो बालिश्त से नहीं मापा जा सकता ना। तो सिया ने क्या किया? अपने माथे को अंगुलियों की सहायता से माप रही है और सिया ने देखा कि उसका माथा करीब 4 अंगुल चौड़ा है। संजू अपने पैरों को अपने हाथों से मापने की कोशिश कर रहा है, तो संजू ने देखा कि उसके हाथ उसके पैरों जितने लंबे नहीं हैं। उसके हाथ उसके पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो बच्चों, है ना ये मज़ेदार खेल? आप भी अपने शरीर के अलग अलग अंगों को नापने की कोशिश कीजिए। आप अपने चेहरे को माप सकते हैं, अपने माथे को माप सकते हैं, अपनी बाजुओं को माप सकते हैं। आप भी ये खेल खेलिए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। चलिए सुमित की कक्षा में चलते हैं। अरे ये क्या, आज तो कक्षा में अध्यापिका नहीं है, पर बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। क्या आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। जो हमने अभी पढ़ा, बच्चे वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से माप रहे हैं। आप देखिए, एक बच्चा अपने पेन को अपनी अंगुलों से माप रहा है। हमने अभी सीखा था कि छोटी वस्तुएं जो हम अपने बित्ते की सहायता से नहीं माप सकते, उन्हें हम अंगुलों का प्रयोग करके मापते हैं।
वही काम यह बच्चा कर रहा है और यह अपने पेन को अपनी अंगुलों से माप रहा है। आप देखिए, इसके पास ही एक बच्ची अपना स्कूल बैग माप रही है, पर स्कूल बैग तो पेन से बड़ा है, इसीलिए वह बच्ची अपने बैग को मापने के लिए अपने हाथ के बित्ते का प्रयोग कर रही है। बित्ते को हम बालिश्त भी कहते हैं। वहीं पास ही दूसरी बच्ची अपनी पुस्तक को अपने बालिश्त और अंगुलों का प्रयोग करके माप रही है कि उसकी पुस्तक की लंबाई कितनी है। आप देखिए, पीछे कुछ बच्चे खड़े हैं। एक बच्ची कक्षा की खिड़की माप रही है और वो भी अपने बालिश्त का प्रयोग कर रही है, जबकि उसके पास खड़ा बच्चा कक्षा कक्ष को मापने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए, कक्षा कक्ष तो बहुत बड़ा है, तो हम उसे बालिश्त से तो नहीं मापेंगे, इसीलिए यह बच्चा भी कक्षा कक्ष को अपने कदमों से माप रहा है। हम भी ऐसे ही अपने घर के कमरों की, अपने कक्षा कक्ष की या फिर सड़क पर चलते हुए सड़क की लंबाई अपने कदमों से माप सकते हैं। पास में ही बच्ची अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड की लंबाई अपने बालिश्त से माप रही है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो देखने में लंबा है, तो इसे हम बालिश्त से ही मापेंगे। आप भी अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड को अपने बालिश्त की सहायता से नापिए और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहिए। फिर देखिए कि क्या आप सबके द्वारा मापी गई लंबाई का माप एक समान है। क्या ब्लैक बोर्ड की लंबाई आप सबने एक समान मापी है। आप ये काम अपनी कक्षा कक्ष को नापने के लिए भी कर सकते हैं।